अथर्व आरोही को जाते हुए देख मन मारकर वहीं खड़ा रह गया। ना जाने क्यों आरोही का वहां से जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। उसे इस वक्त सौम्या पर गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों आरोही को उसके सामने से लेकर गई। कुछ ही देर में सब खाने पीने और बातें करने में बिजी हो जाते हैं। अथर्व वहां सबके बीच खड़ा होते हुए भी उसका ध्यान आरोही में ही था। उसकी नजरें सिर्फ आरोही को ही देखने में लगी हुई थी। वह सबसे नजरें बचाते हुए अपनी नजरें आरोही पर ही लगाए हुए था। वह बस किसी तरह से आरोही से बात करना चाह रहा था, लेकिन आरोही से बात करने का उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। आरोही हर वक्त किसी ना किसी के साथ में ही होती थी। आरोही खड़ी सौम्या और कॉलोनी की कई लड़कियों के साथ बातें कर रही थी। तभी एक वेटर उधर से गुजरता है। पीछे से धक्का लगने की वजह से उस वेटर के हाथों में पकड़े हुए ट्रे में से एक जूस का गिलास आरोही के ऊपर गिर जाता है। जूस का पूरा गिलास आरोही के ऊपर गिरने की वजह से आरोही की पूरी ड्रेस खराब हो गई थी। आरोही तो उस वेटर को कुछ नहीं बोलती, लेकिन आरोही के पास ही खड़ी सौम्या उस वेटर को डांटने लगती है। आरोही सौम्या को शांत करवाती है और खुद बाथरूम की तरफ जाने लगती है। आरोही को बाथरूम की तरफ जाता देख आधर भी उसी पर नजरें लगाए हुए था। वह भी आरोही के पीछे बाथरूम की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर देखता है और वह भी आरोही के पीछे बाथरूम की ओर चला जाता है। आरोही बाथरूम के अंदर जाने ही वाली होती है, तभी अथर्व उसे रोकता है। सुनो। अथर्व की आवाज़ सुनकर आरोही पीछे मुड़कर देखती है और अपने सामने अथर्व को खड़ा देख हैरानी और सवालिया भरी नजरों से उसे देखने लगती है। अथर्व आरोही की नजरों में चल रहे सवाल को समझ लेता है। वह तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई है ना, तो ये बात करने से ठीक नहीं होगी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मॉम की ड्रेस दे देता हूँ। अथर्व आरोही से कहता है। जी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाकर चेंज कर लूँगी। अथर्व की बात सुन आरोही उससे कहती है और वापस बाथरूम की ओर जाने लगती है। आरोही अभी बाथरूम के अंदर जाती इसके पहले पीछे से आवाज़ आती है। रुको आरोही। आरोही फिर से पीछे मुड़कर देखने लगती है। इस बार अथर्व की मॉम मिसेस सिंघानिया थी। सॉरी बेटा, वेटर की गलती की वजह से तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई है। मिसेस सिंघानिया बड़े ही प्यार से आरोही से कहती हैं। कोई बात नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। आरोही मिसेस सिंघानिया से कहती है। अरे तुम मुझे मैम क्यों कह रही हो? आंटी बोल सकती हो तुम मुझे। मिसेस सिंघानिया मुस्कुराती हुई आरोही से कहती हैं। आरोही भी मुस्कुराकर सिर हिला देती है। बेटा अथर्व सही कह रहा है, तुम जाओ इसके साथ और ड्रेस चेंज कर लो। मिसेस सिंघानिया आरोही से कहती हैं। अथर्व की तरफ मुड़कर, अथर्व तुम इसे मेरे रूम में लेकर जाओ और जो भी साड़ी इसे पसंद हो वह इसे पहनने के लिए दे दो। मिसेस सिंघानिया अथर्व से कहती हैं। शायद उन्होंने अथर्व की आंखों में आरोही के लिए जो भी था वह पढ़ लिया था। थैंक्स आंटी, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं घर जा ही रही हूँ, चेंज कर लूँगी। आप बेवजह परेशान हो रही हैं। आरोही मिसेस सिंघानिया से कहती है। नहीं बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है? हमारे घर में तुम्हारी ड्रेस खराब हुई है तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुम ड्रेस चेंज करके थोड़ी देर और इस पार्टी में रुकोगी तो। मिसेस सिंघानिया आरोही को समझाते हुए उससे कहती हैं। आरोही कुछ कहने को होती है, उसके पहले ही मिसेस सिंघानिया उसे रोकती हुई कहती हैं। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तुम जाओ अथर्व के साथ, और अथर्व ध्यान रखना इसका। इतना कहकर मिसेस सिंघानिया वहां से चली जाती हैं। आरोही के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था। वह इस तरह से मिसेस सिंघानिया की बातों को ना मानकर उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। चलिए कहाँ चलना है? आरोही खींचती हुई अथर्व से कहती है। अथर्व मुस्कुराकर उसकी ओर देखता है और अपने हाथों को बड़ा आरोही को आगे चलने का इशारा करता है। आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे चल रही हूँ। आरोही अथर्व से कहती है। अथर्व अपनी एक आईब्रो ऊंची कर आरोही की तरफ देखता है, जैसे वह पूछ रहा हो कि ऐसा क्यों। आरोही उसकी आंखों का इशारा समझकर कहती है। यह घर आपका है और मुझे आपके घर के रास्ते नहीं पता है। इतना बड़ा घर है, मैं कहीं खो गई तो इसलिए पहले आप ही चलिए। आरोही अथर्व से कहती है। अरे ऐसे कैसे मैं आपको खोने दूंगा? अब तो मॉम ने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो आप निश्चिंत होकर आगे चलिए। सीधे चल के राइट, मॉम का रूम उधर ही है। अथर्व सिंघानिया आरोही से कहता है। आरोही अथर्व से ज्यादा बहस न करते हुए उसी डायरेक्शन में चलने लगती है जिधर अथर्व ने बताया था। बस यही है मॉम का रूम।
कुछ दूर चलने के बाद अथर्व आरोही को रोकते हुए उससे कहता है और आगे बढ़कर उस रूम का डोर खोलता है जिसके सामने उसने आरोही को रुकने के लिए कहा था। रूम का डोर खोलकर अथर्व आरोही को अंदर जाने के लिए कहता है। आरोही अंदर आती है और हैरानी से उस रूम को देखने लगती है। बहुत बड़ा और बहुत ही आलीशान रूम था। वो बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल के कमरे की तरह लग रहा था। इस कवर्ड में मॉम की साड़ियां हैं, आप जो भी चाहें पहन सकती हैं, अथर्व आरोही से कहता है। आरोही जो कमरे को देख रही थी, अथर्व की बातें सुन उसकी ओर देखने लगती है। ऐसे कैसे मैं किसी के भी कवर्ड को खोल सकती हूँ? आप ही कोई साड़ी निकाल कर दे दीजिए, मैं चेंज कर लूंगी, आरोही अथर्व से कहती है। अथर्व आरोही की बात सुन मुस्कुराता है, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भाग नहीं आने देता है और आगे बढ़कर अपनी मॉम के कबर्ड खोलता है और उसमें से एक वाइट साड़ी निकालता है और आरोही की तरफ बढ़ा देता है। यह अथर्व ने अपनी मॉम के लिए लाई थी, जो अथर्व को बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी मॉम ने यह साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि यह साड़ी उनके हिसाब से उनके ऊपर ठीक नहीं लगती। अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए वह उसी की तरह की साड़ियां पहनती थी। उन्होंने अथर्व से कहा कि यह साड़ी किसी लड़की के ऊपर ही अच्छी लगेगी, ना कि उनके ऊपर। यह कहकर अथर्व की मॉम ने वह साड़ी रख दी थी और आज अथर्व वही साड़ी आरोही के लिए निकाल रहा था। आरोही अथर्व के हाथ से उस साड़ी को लेकर उसे देखने लगती है। साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। फिर वह अथर्व की ओर देखती है, जो उसे ही देख रहा था। अथर्व का ऐसे देखना आरोही को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देती। कहाँ चेंज करूं मैं? आरोही अथर्व से पूछती है। यहीं चेंज कर लो, मैं बाहर जाता हूँ, अथर्व आरोही से कहता है और फौरन रूम से बाहर निकल दरवाजा बंद कर देता है। आरोही जल्दी से साड़ी चेंज कर दरवाजे को खोलती है। अथर्व अभी भी अपनी पीठ दरवाजे की ओर कर वहीं खड़ा था। जैसे ही उसके कानों में दरवाजे के खुलने की आवाज आती है, वह मुड़कर दरवाजे की ओर देखता है। सामने आरोही वो सॉफ्ट वाइट कलर की साड़ी में खड़ी थी। अथर्व उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। ब्यूटीफुल, अचानक से ही अथर्व के मुंह से निकलता है। क्या कहा आपने? आरोही अथर्व से पूछती है, क्योंकि अथर्व की आवाज इतनी धीरे थी कि अथर्व ने क्या कहा था वह पूरी तरह से सुन नहीं पाई थी। अथर्व आरोही की बात सुनकर हड़बड़ाता है। जी कुछ नहीं, अथर्व दिव्या से कहता है। चलें? आरोही अथर्व से कहती है। बस 1 मिनट, अथर्व आरोही से बोलता है और रूम के अंदर आता है। दरवाजे पर खड़ी उस रूम के इंटीरियर को देख रही थी। अथर्व, जिसने कबर्ड खोलने के चक्कर में अपना फोन वहीं बेड पर रखा था, उसे उठाता है और आरोही की ओर देखता है, जिसकी नजरें कहीं और थी। वो झट से अपने फोन का कैमरा ऑन कर आरोही की कुछ पिक्चर्स ले लेता है। आरोही अभी भी रूम को देख रही थी और अथर्व भाई मुस्कुराता हुआ अपने फोन में ली हुई आरोही की पिक्चर्स को देखकर खुश हो रहा था। तभी आरोही अथर्व की ओर देखती है। उसे अथर्व का इस तरह से मुस्कुराना थोड़ा अजीब लगता है। वह अपनी आंखें छोटी किए हुए अथर्व की ओर देख कुछ सोचने लगती है। ये इस तरह से अपने फोन में देखते हुए क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आरोही अपने एक हाथ की उंगली को अपने होंठ के नीचे रख सोचने लगती है। क्या हुआ? आप इतनी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आरोही अथर्व को मुस्कुराता हुआ देख उससे पूछती है। आरोही की बात सुन अथर्व हड़बड़ा जाता है, जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। क्या? कुछ नहीं, अथर्व हड़बड़ाता हुआ आरोही से बोलता है। चलें? अथर्व तुरंत ही खुद को संभालता हुआ आरोही से फिर से बोलता है। हाँ चलिए। आरोही भी अथर्व से बोलती है और दोनों ही रूम से बाहर निकल आते हैं। कुछ देर बाद अथर्व उसे अपने साथ लिए उस जगह आता है जहाँ पार्टी चल रही थी। आरोही वहां से अपनी सहेलियों के पास चली जाती है और अथर्व अभी पार्टी में आए गेस्ट से बातें करने लगता है। बातें करते हुए भी अथर्व का ध्यान आरोही पर ही था। वह सबकी नजरें बचाकर चोरी छुपे आरोही को देख ही ले रहा था। मिसेस सिंघानिया का ध्यान अथर्व पर जाता है और फिर अथर्व की नजरों पर, जो आरोही को ही निहार रही थी। यह देखकर मिसेस सिंघानिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह ध्यान देती हैं आरोही ने वही साड़ी पहनी थी जिसे अथर्व ने उनके लिए लाया था। यह देखकर उनका मन आरोही से मिलने के लिए उतावला हो जाता है। आरोही को वह साड़ी पहने हुए देख यह कंफर्म हो जाता है कि अथर्व आरोही को पसंद करता है, वरना जो साड़ी वह अपनी माँ के लिए लाया था वह ऐसे ही किसी को नहीं पहनने दे सकता था। उन्हें यह अच्छी तरह से याद है
कि एक बार ये साड़ी वह अपनी बहन की बेटी को पहनने के लिए देना चाहती थी, लेकिन अथर्व ने उनके हाथों से वह साड़ी छीनकर वापस उनकी अलमारी में रख दी थी और उसे पहनने नहीं देता। और आज आरोही को उसने खुद वह साड़ी पहनने को दी थी। मिसेस सिंघानिया चलती हुई आरोही के पास पहुंचती हैं। आरोही, जो अपनी सहेलियों से बात करने में बिजी थी, मिसेस सिंघानिया उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। आरोही मुड़कर पीछे मिसेस सिंघानिया की ओर देखती है। अरे आंटी, आप, कुछ काम था मुझसे? आरोही मिसेस सिंघानिया की तरफ देखती हुई उनसे पूछती है। मिसेस सिंघानिया अपनी हथेली को उसके चेहरे पर फिराती हैं। बहुत प्यारी लग रही हो, मिसेस सिंघानिया आरोही से कहती हैं। मिसेस सिंघानिया की बात सुन आरोही के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। थैंक यू आंटी, आपकी साड़ी है ही इतनी सुंदर, इसे पहनने वाला अपने आप ही सुंदर लगने लगता है। आरोही मुस्कुराती हुई मिसेस सिंघानिया से कहती है। तभी मिसेस सिंघानिया की एक फ्रेंड उनके पास आती है और मिसेस सिंघानिया आरोही को छोड़ उसके साथ चली जाती है। मिसेस सिंघानिया का मन तो नहीं था आरोही को इस तरह से छोड़कर जाने का, क्योंकि वह बहुत सारी बातें आरोही से करना चाहती थी और आरोही के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले माहौल में ये पॉसिबल नहीं था। पार्टी खत्म होती है और कुछ देर बाद आरोही अपनी तृप्ति मौसी और मौसा जी के साथ वापस घर आ जाती है। अगले दिन आरोही साड़ी लौटाने के लिए मिसेस सिंघानिया के पास आती है, मगर घर के मेन गेट पर बैठा वॉचमैन उसे बताता है कि पूरी फैमिली यहाँ से जा चुकी है। आरोही हैरानी से उससे पूछती है, अरे अभी कल ही तो पार्टी थी, फिर अचानक आज कैसे वह लोग चले गए? पता नहीं है बिटिया, शायद कुछ जरूरी बात थी, तभी बहुत हड़बड़ी में सभी यहाँ से चले गए हैं। गेट पर खड़ा वॉचमैन आरोही से कहता है। आरोही अपने हाथों में साड़ी का पैकेट पकड़े हुए हैरानी से उस बंगले को देखती है और फिर अपने हाथों में पकड़ी हुई साड़ी के पैकेट को। उसे बात का अफसोस था कि यह साड़ी वो मिसेस सिंघानिया को लौटा नहीं पाई। वो फिर वॉचमैन की तरफ देखती है। वह लोग वापस कब तक आएंगे? आरोही वॉचमैन से पूछती है। पता नहीं बिटिया, बहुत दिनों बाद आते हैं, इस बार ही तो 2 साल बाद आए थे, अब ना जाने कब आएंगे। वॉचमैन आरोही को बताता है। अब उसके पास इस साड़ी को अपने साथ ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अपने हाथों में साड़ी का पैकेट पकड़े बुझे मन से तृप्ति मौसी के घर पहुंचती है। आ गई तू, दे आई उनकी साड़ी। तृप्ति मौसी अपने हाथों में टीवी का रिमोट पकड़े हुए टीवी की ओर देखती हुई आरोही से पूछती हैं। नहीं मौसी, वह लोग तो चले गए। आरोही बुझी आवाज में तृप्ति मौसी से बोलती है। अरे तो इसमें इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? चले गए तो चले गए, रख ली है साड़ी, वैसे भी तुझ पर अच्छी लगती है, तृप्ति मौसी आरोही से कहती हैं। आरोही तृप्ति मौसी की बात सुन कोई जवाब नहीं देती और उधर से कमरे के अंदर चली जाती है। उसे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। वह ये साड़ी अपने पास नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अब उसे इसे अपने पास ही रखना था। किसी की भी कोई चीज लेना उसे कतई गवारा नहीं था, और यह साड़ी तो काफी महंगी थी, जिसे वह अपने पास बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। प्रेजेंट टाइम सोचते हुए अचानक आरोही के हाथ से पीतल की घंटी जमीन पर गिर जाती है, जिससे वह अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपनी नज़र दौड़ाकर उस रूम को देखने लगती है। तब उसे यह एहसास होता है कि वह इस वक्त कहाँ है। जल्दी से जमीन पर गिरी हुई पूजा की घंटी उठाती है और साफ करके वापस उसे थाली में सजाती है। कुछ ही देर में पूजा की सारी तैयारियां हो जाती हैं। आरोही अपनी जगह से अपने दोनों हाथों को झाड़ते हुए खड़ी होती है। परफेक्ट, जैसा दादी माँ ने कहा था, सारी तैयारियां बिल्कुल वैसी ही हुई हैं। अपनी तैयारियों पर एक नज़र डालती हुई आरोही खुद से ही कहती है और वापस लिविंग एरिया में दादी माँ के पास आती है। लेकिन इस वक्त दादी माँ वहाँ नहीं थी। वहाँ से गुजरते हुए एक नौकर को आरोही आवाज़ देती है। सुनिए, आरोही नौकर से बोलती है। जी, कुछ चाहिए आपको? नौकर आरोही के पास आता हुआ उससे बोलता है। आप बता सकते हैं इस वक्त दादी माँ कहाँ है? आरोही उस नौकर से पूछती है। जी हाँ, वह अपने रूम में है, नौकर आरोही को जवाब देता है। किधर है उनका रूम? आरोही फिर से नौकर से पूछती है। जी उधर, वह अपने हाथों से दादी माँ के रूम की तरफ इशारा करते हुए बताता है। जी थैंक यू, आरोही नौकर से बोलती है और दादी माँ के रूम की तरफ चली जाती है। आरोही को खुद से इतनी अच्छी तरीके से बात करते हुए देख वह नौकर खुश हो जाता है। आरोही
दादी माँ के रूम के करीब पहुंचती है। वह देखती है कि दादी माँ के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। आरोही दरवाजे के करीब खड़ी होकर दरवाजे पर नॉक करती है। कौन है? दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनकर दादी माँ बोलती हैं। जी मैं हूँ आरोही। आरोही दादी माँ के सवाल का जवाब देती है। अरे आरोही तुम हो? वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। दादी माँ खुश होती हुई आरोही से बोलती हैं। आरोही धीमे कदमों से चलती हुई दादी माँ के रूम के भीतर आती है। वह अपनी नज़र रूम में चारों तरफ घुमाती है। रूम सादगी से भरा हुआ बहुत ही खूबसूरत था। दीवार पर भगवान की तस्वीरें लगी हुई थी जो उस रूम को और दिव्यता से भर रही थी। एक अलग ही सुकून था दादी माँ के उस रूम में। अरे आरोही अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। मैं अभी तुम्हें बुलाने वाली थी। दादी माँ आरोही को देखती हुई बोलती हैं। इस वक्त दादी माँ अपनी अलमारी से निकालकर कुछ चीजें अपने बेड पर रख रही थी। आप क्या कह रही हैं दादी माँ? आरोही दादी माँ के करीब पहुंच उनसे बोलती है और दादी माँ की तरफ देखने लगती है। इस वक्त उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस वक्त बहुत थक गई हैं। क्या हुआ दादी माँ? आप बहुत थक गई हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है? दादी माँ के करीब ही बढ़ती हुई आरोही उनसे बोलती है। हाँ बेटा थक तो गई हूँ। बुढ़ापा है ना, बहुत जल्दी थक जाती हूँ। अब तो कुछ भी काम मुझसे नहीं होता। एक जवानी के दिन थे मेरे, कितना काम मैं कर जाती थी। नौकरों के भरोसे तो मैं कोई काम छोड़ती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे नौकरों का किया हुआ काम पसंद ही नहीं आता था। अथर्व के दादाजी कितना भी नाराज हुआ करते थे, लेकिन मुझे हर काम अपने हाथ से किया हुआ ही पसंद आता था। वह बहुत मना करते थे कि मैं आराम करूं और नौकरों को उनका काम करने दूं, लेकिन जब तक मैं खुद सारा काम अपने हाथ से ना कर लूं, मेरा जी नहीं मानता था। पुराने दिनों की याद करती हुई दादी माँ आरोही से बोलती हैं। आरोही भी मुस्कुराती हुई उनकी बात सुन रही थी। चल तूने भी मुझे किन बातों में उलझा दिया? आरोही की तरफ देखती हुई दादी माँ बोलती हैं। आरोही फिर से मुस्कुरा देती है। सुन आरोही, तू मेरा एक काम करेगी? आरोही की ओर देखती हुई दादी माँ उससे पूछती हैं। दादी माँ के मुंह से अपने लिए इस तरह के शब्द सुनकर आरोही को बड़ा अच्छा लगता है। उनके इस बोल में आरोही के लिए अपनापन साफ झलक रहा था। जी बिल्कुल दादी माँ, आप बताइए तो। आरोही खुश होती हुई दादी माँ से बोलती है। तू भी ना कहेगी कि जब से आई हूँ दादी माँ ने मुझे काम में ही लगा रखा है। चेहरे पर मायूसी लाते हुए दादी माँ आरोही से बोलती हैं। अरे नहीं दादी माँ, मुझे अच्छा लग रहा है। आप बताइए तो क्या करना है? आरोही दादी माँ से बोलती है। पक्का बताऊँ ना? मानेगी ना मेरी बात? आरोही से कंफर्म करती हुई दादी माँ फिर से आरोही से बोलती हैं। जी बिल्कुल दादी माँ। आरोही दादी माँ को निश्चिंत करती हुई बोलती है। ठीक है, वह अलमारी में कुछ पैकेट्स पड़े हुए हैं, तो उनको उठाकर मेरे पास ला। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। जी दादी माँ, अभी लाई। आरोही बेड से खड़ी होती हुई दादी माँ से बोलती है और अलमारी की तरफ बढ़ जाती है। अलमारी पहले से ही खुली हुई थी। आरोही पैकेट्स उठाकर दादी माँ के पास लाती है और रखती है। दादी माँ ये देखिए, ले आई मैं सारे पैकेट्स। आरोही दादी माँ से बोलती है। ठीक है, अब मेरे पास आकर बैठ। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन आरोही भी उनके करीब बैठ जाती है। दादी माँ के सामने वह सारे पैकेट्स रखे हुए थे और उन पैकेट्स के बाद आरोही बैठी हुई थी। दादी माँ और आरोही के बीच में वह सारे पैकेट्स रखे हुए थे। दादी माँ उन पैकेट्स में से रखी हुई चीजें बाहर निकालती हैं। बारी बारी से सारे पैकेट्स की चीजें बाहर निकालने के बाद वह आरोही की ओर देखती हैं। आरोही निकली हुई उन पैकेट्स की चीजों को देख रही थी। ये बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ थीं। कैसी लग रही हैं ये साड़ियाँ? दादी माँ साड़ियों की ओर देखती हुई आरोही से पूछती हैं। बहुत खूबसूरत साड़ियाँ हैं दादी माँ। आरोही भी साड़ियों की ओर देखती हुई दादी माँ को जवाब देती है। और ये सारी चीजें तुम्हें कैसी लग रही हैं? दादी माँ एक दूसरे पैकेट से कुछ चीजें निकालती हुई आरोही से पूछती हैं। दादी माँ की बात सुन आरोही हैरानी से दादी माँ की तरफ देखने लगती है। क्या हुआ आरोही? मेरी बात सुन तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आरोही को हैरान होता हुआ देख दादी माँ उससे बोलती हैं। शायद हाँ, मैंने तुम्हें हैरान कर देने वाली बात ही कही है। कोई कैसे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को अपने घर में रहने के लिए कह सकता है? दादी माँ चेहरे पर मायूसी लाते हुए आरोही से बोलती हैं। लेकिन आरोही, मैंने जब से तुम्हें देखा है
मुझे तुम मेरी अपनी लगी हो, ना कि ऑफिस में काम करने वाली कोई एम्प्लाई। कुछ देर रुकने के बाद दादी माँ अपनी आवाज में निराशा लिए हुए चेहरे से आरोही की तरफ देखती हुई उससे कहती हैं। आरोही अभी भी दादी माँ की ओर देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे दादी माँ के सवालों का क्या जवाब दे। एक तरफ तो अथर्व ने उसे जबरदस्ती अपने पास रोकने के लिए मजबूर कर रखा था, और फिर अब दादी माँ उसे यहाँ अपने घर में रुकने के लिए कह रही हैं। आखिर ये दोनों लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्यों दोनों के दोनों ही आरोही को अपने पास रुकाना चाह रहे हैं? आरोही खामोशी से दादी माँ की ओर देखती हुई अपने मन में सोचती है। दादी माँ आरोही को खामोश देख फिर से आरोही से बोलती हैं। क्या हुआ आरोही, तुमने जवाब नहीं दिया? क्या सोच रही हो तुम? दादी माँ की आवाज सुन आरोही, जो सोच में डूबी हुई थी, अपनी सोच से बाहर आती है। लेकिन उसने अभी भी दादी माँ को कोई जवाब नहीं दिया था। शायद तुम अथर्व के बारे में सोच रही हो। बिना उसकी मर्जी के तुम कैसे यहाँ रोक सकती हो? आखिर तुम उसके ऑफिस में काम जो करती हो। जब तक वह नहीं गएगा तब तक तुम रुकने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन बेटा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर तुम यहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं अथर्व से बात करूँगी। और मैं यह बात भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि अथर्व मेरी बात को कभी नहीं टालेगा। दादी माँ बड़ी उम्मीद से आरोही की तरफ देखती हुई उससे बोलती हैं। नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? अभी आज पहली बार तो मैं आपसे मिली हूँ, फिर आप मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हैं? आरोही दादी माँ से बोलती है। दादी माँ बड़े ही गौर से आरोही की बातें सुन रही थी। शायद उन्हें यह अनुमान पहले से ही हो गया था कि आरोही यही सब कहने वाली है। मैं आपके लिए बिल्कुल अनजान हूँ। आप मुझे अच्छी तरह से जानती भी नहीं है। फिर एक अनजान को आप अपने घर में ऐसे कैसे रुकने के लिए कह सकती हैं? आरोही दादी माँ से बोलती है। उसे उम्मीद थी कि उसकी यह बात सुनकर दादी माँ उसे यहाँ रुकने वाली बात दोबारा नहीं कहेंगी। बेटा, मैंने तुम्हें अभी पहले ही कहा कि जब से मैं तुम्हें मिली हूँ तुम मुझे अपनी सी लगी हो ना कि कोई अनजान। और ये बूढ़ी आंखें किसी को परखने में धोखा नहीं खा सकती। मैंने तुम्हें पहली बार ही देखकर तुम पर भरोसा कर लिया था। तुम एक भरोसे के काबिल लड़की हो, इसलिए तुम मेरे लिए अनजान कभी नहीं रही, और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ रोक रही हूँ। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। लेकिन दादी माँ, आरोही ने दादी माँ की बात सुन अभी इतना ही कहा था। लेकिन कुछ नहीं आरोही, जैसे तुम अपने हॉस्टल में रहती हो वैसे ही तुम यहाँ रह सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज में कोई रोक टोक नहीं करेगा। आरोही की बात को बीच में ही रोकते हुए दादी माँ आरोही से बोलती हैं। लेकिन दादी माँ, आपको कैसे पता कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ? मैंने तो आपको बताया ही नहीं। आरोही हैरान होते हुए दादी माँ से बोलती है। दादी माँ भी अपने मुंह से निकल आई बात पर पछता रही थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब अपने मुंह से निकली हुई बात को कैसे संभालें। और इधर आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वह दादी माँ की बातों का वह क्या जवाब दे। वह सब छोड़ो आरोही, तुम पहले मेरी बातों का जवाब दो। दादी माँ आरोही के सवाल को बीच में ही काटती हुई आरोही से बोलती हैं। उस डेविल के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ दादी के पास ही रह लूँ। यहाँ वह मुझे कुछ कह भी नहीं पाएगा। आखिर ये उनकी दादी जो है, कुछ तो लिहाज करेंगे, लेकिन उनका कोई ठिकाना भी नहीं है। क्या पता वह अपनी दादी की भी ना सुने। आरोही मन में सोचने लगती है। क्या हुआ आरोही, तुम क्या सोच रही हो? दादी माँ आरोही से पूछती हैं। दादी माँ की आवाज सुन आरोही अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो कुछ नहीं दादी माँ, लेकिन पता नहीं है अथर्व सर क्या बोलेंगे। उन्हें अच्छा भी लगेगा कि नहीं कि उनके ऑफिस का एक छोटी सी एम्प्लॉय इस तरह से उनके घर पर रुके। आरोही दादी माँ से बोलती हैं। इस वक्त रुकती हुई अपने हर लफ्ज को दादी माँ से कह रही थी। तुम उसकी फिक्र मत करो आरोही, बस तुम हाँ कह दो। वह मेरी बात ना नहीं टाल सकता। आखिर उसकी दादी जो हूँ, बहुत इज्जत और प्यार करता है मुझसे। अपने चेहरे पर एक प्राउड फील लाते हुए दादी माँ आरोही से बोलती हैं। बस तुम रुकने के लिए हाँ कर दो, बाकी तुम सारा चीजें मुझ पर छोड़ दो। कुछ देर रुककर दादी माँ आरोही की ओर देखती हुई आरोही से कहती हैं। अगर अथर्व सर को मेरे यहाँ रुकने से कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्या हो सकती है? आपके साथ रहकर मुझे भी बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अपनी दादी के साथ हूँ। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज मैं पहली बार आपसे मिली हूँ। आरोही अपने इनोसेंट चेहरे से
दादी माँ की तरफ देखती हुई उनसे कहती है। आरोही का जवाब सुन दादी माँ खुश हो जाती हैं। शुक्रिया आरोही, तुमने मेरी बात मान ली। दादी माँ आरोही के हाथ पर अपना हाथ रखती हुई खुश होकर आरोही से कहती हैं। कैसी बातें कर रही हैं दादी माँ, आप मुझे थैंक यू मत बोलिए। आप नहीं जानती कि आपने मुझे किस परेशानी से बाहर निकाला है, अपने पास रहने के लिए बोलकर। आरोही दादी माँ से बोलती है। परेशानी? कौन सी परेशानी? आखिर तुम किस परेशानी की बात कर रही हो? आरोही बताओ मुझे। दादी माँ आरोही की बात सुनकर परेशान होती हुई आरोही से बोलती हैं। अरे कुछ नहीं दादी माँ, मुझे अपने पीजी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। आरोही अपनी बात को संभालते हुए दादी माँ से बोलती है। एक पल के लिए तो वह घबरा गई थी कि कहीं दादी माँ उसके मुंह से सच ना निकलवा लें कि वह अथर्व के साथ रहने वाली परेशानी की बात कर रही है। इधर अथर्व अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ आरोही के बारे में ही सोच रहा था। ना जाने ये लड़की क्या कर रही होगी, वहाँ कहीं मेरे बारे में सब कुछ दादी माँ को ना बता दे। अगर उसने बता दिया तो फिर अथर्व परेशान होता हुआ यह बात सोच अपनी चेयर पर से उठ खड़ा होता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे अभी इसी वक्त घर जाना होगा और आरोही को वहां से वापस विला पर भेजना होगा। अथर्व चेयर से खड़ा होता हुआ बोलता है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में अपनी कार को ड्राइव करता हुआ अपने घर पहुंचता है। अथर्व जैसे ही अपनी कार से उतरकर घर के अंदर आता है, वहां की सजावट और तैयारियां देखकर यह समझ जाता है कि पूजा शुरू होने वाली है। वह कुछ ही कदम घर के भीतर आता है। अरे अथर्व आ गया तू, चल जाकर अपने कपड़े चेंज करके आ जा, पूजा शुरू होने वाली है। सोफे पर बैठकर तैयारियों का जायजा लेती हुई दादी माँ की नज़र अथर्व पर पड़ती है। वह अथर्व से बोलती हैं। जी दादी माँ, मैं आता हूँ। इतना कहकर अथर्व आगे बढ़ता है। अथर्व, आरुष कहाँ है? वह नहीं आया तेरे साथ? अथर्व को रोकती हुई दादी माँ उससे पूछती हैं। अथर्व जो आगे बढ़ गया था मुड़कर दादी माँ की तरफ देखता है। दादी माँ उसे थोड़ा काम था, इसलिए वह थोड़ी देर में आएगा। अथर्व दादी माँ से बोलता है। ठीक है, तू जाकर कपड़े बदल कर आ, पूजा शुरू होने वाली है। अथर्व से दादी माँ बोलती हैं। जी दादी माँ। अथर्व दादी माँ से बोलता है और अपने कमरे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी नजरें इधर उधर भटकती हुई आरोही को ढूंढ रही थी, मगर आरोही उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। अथर्व को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आरोही को कहाँ ढूंढे। तभी उसे घर का एक नौकर दिखता है। वह लड़की जो सुबह से घर में आई हुई है कहाँ है? अथर्व उस नौकर से पूछता है। क्या आप आरोही दीदी की बात कर रहे हैं बड़े भैया? वह नौकर अथर्व से बोलता है। क्या कहा तुमने दीदी? वह तुम्हारी दीदी कब से हो गई? अथर्व अपने कमरे की ओर बढ़ता हुआ उस नौकर से पूछता है। नौकर भी उसके साथ ही चल रहा था। क्या है ना बड़े भैया, वह बहुत अच्छी हैं, इसलिए उन्हें दीदी कहने का मन हुआ। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी खुशी खुशी हाँ कह दिया, इसलिए मैं उन्हें दीदी बोल रहा हूँ। ठीक है ना बड़े भैया? वह नौकर अथर्व से बोलता है। ठीक है, जाओ और मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ। अथर्व उस नौकर से बोलता है और अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। बड़े भैया, वो आरोही दीदी पूजा की तैयारियां कर रही हैं, आपको कोई जरूरत हो तो बुला दूं उन्हें? वह नौकर अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए अथर्व से बोलता है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अथर्व उस नौकर से बोलता है। वह नौकर वहां से अथर्व के लिए काफी लेने चला जाता है और अथर्व अपने कमरे में। कुछ देर बाद अथर्व तैयार होकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पूजा होने वाली थी। माँ गुरु वहां बैठी अथर्व का ही इंतजार कर रहे थे। आरुष भी अब तक तैयार होकर वहां आ चुका था। अथर्व के हाथों से ही महागुरु पूजा करवाते हैं। कुछ ही देर में पूजा समाप्त हो जाने के बाद वह सभी को घर के बाहर बने हुए हवन कुंड की ओर चलने के लिए बोलते हैं। आरुष, अथर्व, दादी माँ और महागुरु हवन कुंड के पास आते हैं। बाहर हवन कुंड के पास महागुरु के शिष्य बैठे हुए थे और महागुरु के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महागुरु अथर्व, आरुष और दादी माँ के साथ उस हवन कुंड के करीब पहुंचते हैं और हवन कुंड के एक ओर खुद बैठकर हवन कुंड की दूसरी ओर अथर्व को बैठने के लिए कहते हैं। अथर्व भी आरुष और दादी माँ के साथ हवन कुंड के पास बैठ जाता है। यह हवन भी अथर्व के हाथों से ही होने वाला था।
तभी उसकी नज़र वहां पर बैठी आरोही पर जाती है, जो पीले रंग की साड़ी पहने हुए अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए मंत्र जाप कर रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। अथर्व की नजरें आरोही पर जाती हैं। उसकी नजरें आरोही से हट ही नहीं रही थी। क्या कर रहा है अथर्व तू? यहाँ तो अपने मम और डैड के लिए हवन करने बैठा है और तू उस लड़की को देख रहा है जिसकी वजह से तेरे मम डैड की ऐसी हालत हुई है। अथर्व खुद को डांट लगाता हुआ अपने मन में बोलता है और अपनी नजर हटा महागुरु की तरफ करता है। शुरू करें महागुरु? अथर्व महागुरु से बोलता है। बस कुछ ही देर और। अथर्व, ये लड़की तुम्हारे माता पिता के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए महामृत्युंजय जाप कर रही है। कई घंटों से यह यहीं बैठी हुई है। बस कुछ ही देर में इसका मंत्र जाप समाप्त होने वाला है और जैसे ही मंत्र जाप समाप्त होता है हम हवन शुरू करेंगे। महागुरु आरोही की ओर देखते हुए अथर्व से बोलते हैं। अथर्व भी हैरान था यह जानकर कि आरोही उसके मॉम डैड के लिए महामृत्युंजय का जाप कर रही है। सब नाटक है इसका। इसी की वजह से तो मॉम डैड इस हालत में है और यहाँ बैठी मेरे मॉम डैड को ठीक करने के लिए मंत्र जाप का नाटक कर रही है। इसे भगवान से भी डर नहीं लगता। अथर्व आरोही की ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ना तो ये समझा जा सकता था कि अथर्व इस समय गुस्से में है और ना ही यह समझा जा सकता था कि वह खुश है। कुछ ही देर में आरोही अपनी आंखें खोलती है और अपने हाथों में पकड़ी हुई रुद्राक्ष माला को पहले बारी बारी से अपने दोनों आंखों और फिर अपने माथे पर लगाती है और माँ गुरु की ओर देखती है। माँ गुरु, मंत्र जाप समाप्त हुआ, अब आप हवन कर सकते हैं। आरोही माँ गुरु की ओर देखती हुई उनसे बोलती है। माँ गुरु के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट थी। अब वह अपने सामने बैठे अथर्व की ओर देखते हैं, फिर हवन कुंड के एक ओर बैठे अपने शिष्य की ओर। शुरू करो, महागुरु अपने शिष्य से बोलते हैं। महागुरु की आज्ञा पाकर उनका शिष्य हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करता है। उसके बाद महागुरु और उनके शिष्य हवन आरंभ करते हैं। कुछ समय बाद हवन समाप्त होता है और सभी भीतर आते हैं। आरोही सभी के लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने किचन में चली जाती है। वहाँ उस घर के नौकर भी उसकी मदद कर रहे थे। इधर अथर्व, दादी माँ, आरुष सभी महागुरु के पास बैठे हुए थे। देवका जी, ये पूजा तो संपन्न हुई। जल्दी ही दूसरी पूजा की भी तैयारी कीजिए। जितनी शीघ्र वह पूजा संपन्न होगी उतने ही शीघ्र आपके बेटे और बहू के ठीक होने की संभावना बढ़ती जाएगी। माँ गुरु दादी माँ की ओर देखते हुए उनसे बोलते हैं। जी माँ गुरु, मैं जल्दी ही प्रबंध करती हूँ। दादी माँ माँ गुरु से बोलती हैं। अतर बेटा, यह पूजा तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के हाथों होनी है। दादी माँ अतर की ओर देखते हुए उससे बोलती हैं। दादी माँ की यह बात सुन अतर हैरानी से दादी माँ की ओर देखने लगता है। लेकिन दादी माँ, मेरी तो शादी नहीं हुई है, फिर मेरे और मेरी पत्नी के हाथों से यह पूजा कैसे हो सकती है? अथर्व सवालिया नजरों से दादी माँ की ओर देखते हुए उनसे सवाल करता है। हाँ अथर्व, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। दादी माँ उम्मीद भरी नजरों से अथर्व की ओर देखती हुई उनसे कहती है। लेकिन दादी माँ, इतनी जल्दी मैं कैसे शादी कर लूँ? ये नहीं हो सकता। माँ गुरु, आप किसी और के हाथों ये पूजा संपन्न करवाइए। अतः पहले दादी माँ की ओर देखते हुए बोलता है, फिर माँ गुरु की ओर देख उनसे कहता है। ये संभव नहीं है अथर। ये पूजा पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर ही कर सकते हैं और इस घर में तुम्हारे सिवा ऐसा कोई नहीं है जिसका इतनी शीघ्र विवाह करवा उसके हाथों से पूजा करवाई जा सके। आरुष तुमसे छोटा है, इसलिए उसका विवाह तुमसे पहले नहीं हो सकता। महागुरु अथर्व को समझाते हुए उससे कहते हैं। लेकिन महागुरु, इतनी जल्दी मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? और कौन लड़की इतनी जल्दी मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी? अथर्व महागुरु से बोलता है। दादी माँ और महागुरु की बातें सुन अथर्व शॉक्ड रह जाता है। वह अपनी मॉम डैड के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन शादी वह किसी कीमत पर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह ये बात बोल रहा था। तू उसकी फिक्र मत कर अथर्व, तू बस शादी के लिए हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। दादी माँ अथर्व से बोलती हैं। नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं हो सकता। माँ गुरु, आप कोई दूसरा रास्ता निकालिए। अथर्व पहले दादी माँ की ओर देखकर उनसे कहता है,
फिर माँ गुरु की ओर देखता हुआ उनसे बोलता है, अथर्व, तुमने मुझे वचन दिया था कि तू मेरी शर्त मानेगा, और मेरी यही शर्त है कि तू जितना शीघ्र हो सके विवाह कर ले। दादी माँ कठोर होते हुए अथर्व से कहती हैं, लेकिन दादी माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अथर्व दादी माँ से बोलता है, सब हो सकता है अथर्व, तुम अगर करना चाहो तो। दादी माँ फिर से अथर्व से बोलती हैं, नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं कर सकता मैं, शादी नहीं कर सकता। दादी माँ, आप जानती हैं। अथर्व दादी माँ की ओर देखते हुए उनसे कहता है, अथर्व, क्या तू अपने मॉम डैड से प्यार नहीं करता? क्या तू उनकी सलामती के लिए इतना भी नहीं कर सकता? दादी माँ अथर्व से बोलती हैं, कर सकता हूँ दादी माँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन शादी नहीं। अगर आप मुझे मॉम डैड के लिए अपनी जान देने के लिए कहेंगी तो वो भी मैं खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन शादी नहीं करना चाहता मैं। आप आरुष की शादी करवा दीजिए। अथर्व दादी माँ से बोलता है और उठकर वहां से जाने लगता है। रुको अथर्व, दादी माँ अथर्व से बोलती हैं। अथर्व रुक जाता है, लेकिन वह मुड़कर दादी माँ की ओर नहीं देखता। अथर्व बैठो यहाँ। दादी माँ अथर्व को ऑर्डर देती हुई उससे कहती हैं। दादी माँ की बात सुन अथर्व वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। दादी माँ अभी कुछ बोलती उसके पहले ही आरुष ही बोल पड़ता है, भाई समझने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? आप इस घर के बड़े हैं, इसलिए पूजा माँ गुरु और दादी माँ आपके हाथों से करवाना चाह रहे हैं। क्या आप अपनी जिद छोड़कर इनकी बात नहीं मान सकते? आरुष अथर्व को समझाते हुए से बोलता है। आरुष की बातें सुनकर अथर्व गुस्से भरी नजरों से आरुष की ओर देखता है। आरुष अब चुप हो जाता है। उसे क्यों घूर रहे हो अथर्व? वह सच ही तो बोल रहा है। क्या तुम अपने माता पिता के लिए अपना गुस्सा और जिद नहीं छोड़ सकते? दादी माँ अथर्व से बोलती हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप जल्दी से स्वस्थ हों? दादी माँ फिर से अथर्व से बोलती हैं। अथर्व अब चुपचाप वहां बैठा दादी माँ की बातें सुन रहा था। बोलो, चुप क्यों हो, जवाब दो मेरी बातों का। दादी माँ फिर से बोलती हैं, अगर अत्यंत आवश्यक ना होता तो हम कभी तुमसे करने के लिए नहीं कहते, लेकिन इस पूजा में तुम्हारा तुम्हारी पत्नी के साथ बैठना बहुत जरूरी है। तुम अपने माता पिता के प्रथम हो, और ये पूजा तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के हाथों से ही हो सकती है। माँ गुरु अथर्व को समझाते हुए उसे कहते हैं, इसलिए बेटा, तुम अपनी जिद छोड़ दादी माँ की बात को मान लो और विवाह के लिए मान जाओ। कुछ देर रुकने के बाद माँ गुरु अथर्व को समझाते हुए कहते हैं, ठीक है दादी माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन दादी माँ, इतनी जल्दी कौन सी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी? अथर्व दादी माँ से बोलता है, तुम उसकी फिक्र मत करो अथर्व, वह सब मेरे ऊपर छोड़ दो। लड़की मैंने देख ली है, बस तुम शादी करने के लिए हाँ कह दो। दादी माँ खुश होती हुई अथर्व से बोलती हैं, ठीक है दादी माँ, जैसा आपको सही लगे, लेकिन मेरी एक शर्त है इस शादी को लेकर। अथर्व दादी माँ से बोलता है। दादी माँ को शायद पता था कि अथर्व इस शादी से बचने के लिए जरूर फिर से कोई नया बहाना ढूंढेगा, लेकिन वह भी अथर्व की दादी माँ थी, इसलिए वह किसी भी तरह से अथर्व से बात मनवाना जानती थी। इसलिए वह अथर्व से कहती हैं, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? अथर्व गौर से दादी माँ को देखने लगता है। वहां बैठी महागुरु और आरुष भी उत्सुकता से अथर्व की ओर देख रहे थे कि अब अथर्व कौन सी शर्त रखने वाला है। आप जिस लड़की से भी मेरी शादी करवाना चाहती हैं करवा दीजिए, लेकिन उस लड़की से इतना जरूर बता दीजिएगा कि मेरा उस लड़की से कोई मतलब, कोई रिश्ता नहीं होगा। वह मेरी सिर्फ नाम की पत्नी रहेगी, बाकी वह किसी भी तरह से मुझसे कोई भी उम्मीद न रखे। अथर्व अपनी जगह से खड़ा होता हुआ दादी माँ से बोलता है। उसे उम्मीद थी कि उसकी शर्त सुनकर जरूर दादी माँ उसे शादी के लिए मना कर देंगी, लेकिन वह भी अथर्व की दादी माँ थी। ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। वह लड़की इस शादी को लेकर तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखेगी। दादी माँ अथर्व की ओर देखती हैं और उसे कहती हैं, जैसे उन्हें पहले से पता है अथर्व ऐसा ही कुछ बोलने वाले हैं। दादी माँ की बात सुन अथर्व खड़ा होता है, लेकिन कुछ देर खड़ा होने के बाद वह वहां से चला जाता है। आरुष हैरानी से अथर्व को देखता रह जाता है। दादी माँ क्या बोल गए भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? हैरान होता हुआ आरुष दादी माँ की ओर देख उनसे कहता है,
तू परेशान मत हो, उसे कहने दे। मैंने ऐसी लड़की उसके लिए चुनी है, ये उससे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए दादी माँ आरुष से बोलती हैं। क्या बोल रही हैं दादी माँ? आप सच में भाई के लिए लड़की भी देख ली है? आरुष अब और हैरान होता हुआ दादी माँ से बोलता है। दादी माँ आरुष को ही देख रही थी। अब ज्यादा हैरान मत हो, और तू भी मेरी बात कान खोल कर सुन ले। जिस लड़की को मैंने पसंद किया है, उसे तू पूरी तरह से अपनी भाभी मानेगा, और उसे वही इज्जत और सम्मान देगा। तू ना ही उससे गुस्से में बात करेगा, ना ही उसे परेशान करेगा। दादी माँ आरुष को वार्निंग देते हुए उससे कहती हैं। दादी माँ, जो लड़की मेरी मॉम डैड को ठीक करने के लिए भाई से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, आपको क्या लगता है मैं उससे गुस्से से बात करूंगा और उसे परेशान करूंगा? उसे मैं अपने सलाखों पर बिठा कर रखूंगा। दादी माँ, बस एक बार भाई से उसकी शादी हो जाए। कुछ सोचता हुआ आरुष दादी माँ से बोलता है। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी आरुष। दादी माँ आरुष के सर पर हाथ फेरती हुई उससे कहती हैं, और महागुरु की ओर देखती हैं। तो महागुरु, विवाह की तैयारियां करवाऊं? चेहरे पर मुस्कान लिए हुए दादी महागुरु से बोलती हैं। अवश्य देवका जी, कल सुबह ही विवाह हो जाना चाहिए। कल बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। कल के मुहूर्त में जो विवाह होता है, वह जन्म जन्म का बंधन होता है, जिसे कोई लाख चाहने के बाद भी तोड़ नहीं सकता। महागुरु अपना एक हाथ उठा ऊपर की ओर देखते हुए दादी माँ से बोलते हैं। तब तो ये विवाह कल ही होगा महागुरु। कुछ सोचती हुई दादी माँ महागुरु से बोलती हैं। कुछ देर बाद दादी माँ अपने कमरे में बैठी थी, और उनके सामने ही आरोही बैठी हुई दादी माँ के बेड पर फैली हुई कुछ चीजों को समेटने में उनकी मदद कर रही थी। शुक्रिया बेटा, तुमने आज पूजा में जाप करके बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर और इस परिवार पर। दादी माँ चीजों को समेटती हुई आरोही के हाथ पर अपना हाथ रख उसकी तरफ देखती हुई बोलती हैं। आरोही, जो बेड पर फैली हुई चीजों की तरफ देख रही थी, फौरन दादी माँ की ओर देखने लगती है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है दादी माँ? यह तो भगवान की पूजा थी, और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी आपने। अपने दूसरे हाथ को उठा दादी माँ के हाथ के ऊपर रखती हुई आरोही मुस्कुराकर दादी माँ से बोलती है। नहीं बेटा, शुक्रगुजार तो मैं तुम्हारी हूँ, क्योंकि कोई भी किसी के लिए ये सब काम नहीं करता। दादी माँ आरोही की ओर देख उससे कहती हैं। दादी माँ, अभी सुबह आप ही ने तो कहा कि मैं आपको पराई नहीं लगती, तो फिर आप कैसे मुझे कोई भी कह सकती हैं? झूठी नाराजगी दिखाती हुई आरोही दादी माँ से बोलती है। आरोही की बात सुनकर दादी माँ आरोही के गालों पर अपना एक हाथ रखती हैं। आरोही, क्या मेरी एक बात और मानोगी? दादी माँ बड़ी ही उम्मीद की नजरों से आरोही को देखती हुई उससे कहती हैं। हाँ दादी माँ, बिल्कुल, आप कहिए तो सही। अपने चेहरे पर रखे वह दादी माँ के हाथ को अब अपने चेहरे से हटाकर अपने दोनों हथेलियों के बीच दबाती हुई आरोही दादी माँ से कहती है। आरोही के इस तरह से बोलने की वजह से दादी माँ के चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कुराहट आ जाती है। दादी माँ अभी भी आरोही की ओर देख ही रही थी। बिना कुछ बोले दादी माँ को ऐसे खामोश देखकर आरोही एक गहरी सांस लेती है। उसे यह समझ आ रहा था कि दादी माँ उससे जो कुछ भी कहना चाह रही हैं, वह कहना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन आरोही को यह जानना था कि आखिर दादी माँ मुझसे क्या कहना चाह रही हैं। दादी माँ के इस अपनेपन और प्यार को पाकर वह दादी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। बोलिए ना दादी माँ, आप क्या कहना चाह रही हैं मुझसे? आपने मुझे अपना कहा है, इसलिए मुझसे कुछ भी कहने के लिए आपको इतने सोचने की जरूरत नहीं है। आरोही दादी माँ को कंफर्ट फील करवाती हुई उनसे कहती है। बेटा, आज मैं तुझसे अपने बेटे और बहू की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। दादी माँ अपनी पहनी हुई साड़ी का आंचल आरोही के सामने फैलाती हुई आरोही से बोलती हैं। आरोही हैरानी से दादी माँ की ओर देखने लगती है, और उनके दोनों हाथों में पकड़े हुए उनके आंचल को अपने दोनों हाथों में समेट लेती है। दादी माँ आरोही हैरान और शर्मिंदा होती हुई दादी माँ से बोलती है। क्या कर रही हैं आप? आप इस तरह से क्यों मेरे सामने अपना आंचल फैला रही हैं? आप मुझे ऑर्डर दीजिए, क्या करना है? बोलिए, कौन सी पूजा करनी है? मैं सब करने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन आप इस तरह से मेरे सामने मत कीजिए। चेहरे पर चिंता के भाव लिए हुए आरोही दादी माँ से कहती है। दादी माँ के आंचल फैलाने की वजह से आरोही को सच में बहुत दुख हुआ था। आरोही, दादी माँ इतना कहकर आरोही के सामने खामोश हो जाती हैं। उनकी आंखों में इस वक्त नमी आ गई थी। आरोही दादी माँ को इस तरह से देखकर उनके और करीब आ जाती है और उनकी आंखों में आई हुई नमी, जो कि अब उनकी आंखों से बाहर निकल चुकी थी, वो साफ करती हुई बड़े प्यार से उनकी ओर देखती है। क्या कहना चाहती हैं दादी माँ आप? कौन सी पूजा करनी है? क्या करना है मुझे? अगर मुझे अपनी किडनी, लीवर या कुछ भी देना होगा, मैं बिना एक पल सोचे हुए ही देने के लिए तैयार हूँ। आप कहिए तो, आपको क्या चाहिए? आपकी बेटे और बहू के लिए मुझसे। आरोही दादी माँ से बोलती है। बेटा, मेरे अथर्व से शादी कर लो। दादी माँ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से आरोही की ओर देखती हुई आरोही से बोलती हैं। आरोही अब और भी हैरान होती हुई दादी माँ की ओर देखने लगती है। क्या कहा दादी माँ आपने? आरोही अपने मुंह को हैरानी से खोली हुई दादी माँ से पूछती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि दादी माँ उसे अथर्व से शादी करने के लिए बोलेंगी। उसे तो ये लगा था कि वह आरोही से या तो किडनी अपने बेटे या बहू को देने के लिए बोलेंगी, या तो कोई ऐसी ही चीज जिसके लिए आरोही बिल्कुल तैयार थी। दादी माँ के इस अपनेपन और प्यार के बदले इतना तो वह कर ही सकती थी। लेकिन दादी माँ ने तो उसके सामने अपने पोते से शादी का प्रस्ताव रखा था। मैंने यही कहा आरोही कि तुम मेरे पोते अथर्व से शादी कर लो। दादी माँ फिर से अपनी बात को दोहराती हैं। दादी माँ की बात सुन आरोही तो खामोश अपनी जगह बुत बन चुकी थी। क्या हुआ आरोही? तू चुप क्यों हो गई? दादी माँ आरोही के कंधे को पकड़ती हुई पूछती हैं। दादी माँ के हिलाने से आरोही अपने सेंस में वापस आती है। हाँ, क्या हुआ? आरोही बेख्याली में दादी माँ से बोलती है। बोल, बात मानेगी मेरी? मेरे अथर्व से शादी करेगी? दादी माँ आरोही से बोलती हैं। दादी माँ शादी? मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? आरोही अपनी बेजान आवाज में दादी माँ से बोलती है। आरोही, महागुरु ने मेरे बेटे और बहू की सलामती के लिए एक पूजा करवाने के लिए बताई है, जिससे मेरे मन में उनके ठीक होने की उम्मीद जाग गई है। और ये पूजा अथर्व और उसकी बीवी के हाथों से ही हो सकती है। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। लेकिन दादी माँ, आप अथर्व सर से पूछ लीजिए, शायद उन्हें कोई और लड़की पसंद हो और आप उसी लड़की से उनकी शादी करवाकर उन्हीं के हाथों से पूजा करवाइए। आरोही हर एक शब्द के बीच रुकती हुई दादी माँ से बोलती है। आरोही अथर्व शादी ही नहीं करना चाहता है। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। दादी माँ की बात सुनकर आरोही की आंखों में चमक आ जाती है। लगता है कि शायद अब वह इस शादी से बच जाएगी और उसे ना नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बेटा, वह इस पूजा के लिए शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी जल्दी में किसी और लड़की पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हें आज कुछ ही घंटों में देखकर मैं ये समझ गई हूँ कि तुम मेरे घर और अथर्व के लिए सही हो। बस इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। लेकिन दादी माँ, कुछ घंटे ही किसी लड़की को जानकर आप कैसे अपनी बहू बना सकती हैं दादी माँ? आरोही दादी माँ से बोलती है। तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ आरोही। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन आरोही हैरानी से दादी माँ की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ आरोही, तुम्हारे माता पिता का ध्यान जब तुम बहुत छोटी थी तब हो गया था। इस दुनिया में तुम्हें अपना कहने के लिए तुम्हारी मौसी और उनकी फैमिली ही है। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। लेकिन दादी माँ, आरोही ने भी इतना ही कहा था। तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैं कैसे तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानती हूँ? दादी माँ आरोही की बात को बीच में रोकते हुए ही उससे कहती हैं। आरोही दादी माँ की बात सुन हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलती। दादी माँ की बात सुनकर उसके अंदर भी ये जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी कि आखिर दादी माँ को इतनी सारी बातें कहाँ से पता चली, क्योंकि जहाँ तक उसका अंदाजा था अतः को भी उसके बारे में ये सारी बातें नहीं पता थी। तब तो सिर्फ उसे प्रोफेशनली जानता था। फिर किसने बताया उनके बारे में दादी माँ को? जीविका बहू और मनीष की शादी की सालगिरह वाले दिन ही मैंने तुम्हें देख लिया था। तभी से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुमने मुझे वहां नहीं देखा, लेकिन पूरी पार्टी में जब तक तुम वहां पर थी मेरी नजर तुम्हें ही देख रही थी।
जीविका बहू की साड़ी को पहने हुए तुम्हें देख मेरे मन में एक ख्वाहिश जाग उठी थी। मैं चाहती थी कि तुम मेरे घर की बहू बनो। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। ये बात आरोही को अब और भी हैरान कर देने वाली थी। लेकिन दादी माँ, आप शायद एक बात नहीं जानती कि अथर्व सर मुझे ही अपनी मॉम डैड की ऐसी हालत का जिम्मेदार समझते हैं। तो फिर वह मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार होंगे? आरोही दादी माँ से बोलती है। जानती हूँ, लेकिन क्या तुम यह नहीं जानना चाहोगी कि वह क्यों तुम्हें इन सब का जिम्मेदार समझता है? दादी माँ आरोही से बोलती हैं। हाँ दादी माँ, बताइए ना। अथर्व सर क्यों मुझे इन सब का जिम्मेदार समझते हैं, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आरोही एक उम्मीद भरी नजरों से दादी माँ की ओर देखती हुई उनसे कहती है। बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। दादी माँ आरोही से कहती हैं। तुम अगर मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। दादी माँ कुछ देर रुककर आरोही से बोलती हैं। और आपकी शर्त के अनुसार मुझे अथर्व सर से शादी करनी पड़ेगी? दादी माँ की बात को सुन आरोही अपने चेहरे पर थोड़ा रूड एक्सप्रेशन लाते हुए दादी माँ से बोलती है। बहुत समझदार हो तुम आरोही। तो बताओ, क्या तुम अथर्व से शादी करने के लिए तैयार हो? दादी माँ फिर से आरोही से पूछती हैं। कैसे दादी माँ, कैसे? जबकि पूरा परिवार मुझे इन सब का जिम्मेदार मानता है, तो क्या सच में यह शादी कर सकती हूँ? आरोही चेहरे पर परेशानी के भाव लिए हुए दादी माँ से बोलती है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा आरोही, और यकीन करो मेरा, यह पूरा परिवार तुम्हें अपनाएगा। बस तुम्हें मेरे कहे अनुसार चलना होगा। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। आरोही इस वक्त एक अजीब सी कशमकश में पड़ी हुई थी। देखो आरोही, मैं तुम्हारे सामने अपने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बात मान लो। यकीन करो मेरा, तुम्हें कभी इस बात पर पछतावा नहीं होगा। दादी माँ अपने दोनों हाथों को जोड़ी हुई आरोही से कहती हैं। दादी माँ, आरोही अपने दोनों हाथों को बढ़ा दादी माँ के जोड़े हुए दोनों हाथों को पकड़ती हुई कहती है। दादी माँ, आप इस तरह से मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आरोही फिर से दादी माँ से बोलती है। वह इस वक्त परेशानी से अपनी आंखें इधर उधर घुमाती हुई अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो, जिससे तुम शादी करना चाहती हो? दादी माँ अपने चेहरे के भाव बदलती हुई आरोही की ओर देख उससे पूछती हैं। नहीं दादी माँ, मैं किसी को पसंद नहीं करती, ना ही किसी से शादी करना चाहती हूँ। दादी माँ के इस सवाल को अचानक सुनकर आरोही तुरंत बोलती है। आरोही के मुंह से अचानक यह जवाब सुनकर दादी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर शादी के लिए इतना क्यों सोचना आरोही? इस शादी को करने से तुम्हें एक घर परिवार मिल जाएगा, और मुझे तुम जैसी प्यारी सी बहू। दादी माँ आरोही की ठुड्डी को पकड़ती हुई मुस्कुराकर उससे कहती हैं। आरोही दादी माँ के हाथ को हटा खड़ी हो जाती है। मैं शादी नहीं कर सकती। अथर्व सर तो मुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। आपको शायद नहीं पता कि वह मुझसे बहुत नफरत करते हैं। आरोही बेड से खड़ी हो अपने दोनों हाथों को आपस में उलझाती हुई दादी माँ से बोलती है। तुम उसकी फिक्र मत करो आरोही, बस तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो। दादी माँ भी बेड पर से उठती हुई आरोही से बोलती हैं। आरोही अभी भी वहां खड़ी हैरान परेशान अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में उलझा रही थी। नहीं दादी माँ, आप समझती क्यों नहीं? मैं ये शादी नहीं कर सकती। परेशान होती हुई आरोही फिर से दादी माँ से बोलती है। क्यों आरोही, क्यों नहीं कर सकती? दादी माँ आरोही से बोलती हैं। सच मानिए दादी माँ, अतर्व सर कभी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। आरोही फिर से दादी माँ से बोलती है। इधर अतर्व अपने रूम में विंडो के पास खड़ा बाहर की ओर देख रहा था। शादी वाली बात सुनकर वह बहुत बेचैन था। उसकी आंखों के सामने बार बार आरोही का चेहरा आ रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी वह अपने दिमाग से आरोही के ख्याल को निकाल नहीं पा रहा था। बार बार उसके सामने वही पीली साड़ी पहने हुए, हाथ में माला लेकर मंत्र जाप करती हुई आरोही आ रही थी। क्यों? क्यों? क्यों तुम मेरे ख्यालों से चली क्यों नहीं जाती? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देती? क्यों मुझे परेशान कर रखा है? तुम्हारी वजह से मेरा परिवार आज इस हालत में है। क्यों? क्यों? अथर्व अपने हाथों की मुट्ठी बांध
दीवार पर मारता हुआ खुद से बोलता है। परेशान करके रखा है तुमने मुझे। बहुत नफरत करता हूँ मैं तुमसे, बहुत। अथर्व आंखें बंद कर फिर से बोलता है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी किसी और से शादी करनी पड़ रही है। कैसे हालात में लाकर तुमने मुझे खड़ा कर दिया है। वह अथर्व जिसके इशारे पर पूरी दुनिया इधर से उधर हो सकती है, जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक सेकंड में चेंज कर सकता है, वह आज मजबूर होकर किसी अनजान लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो रहा है। अपनी आंखें बंद किए हुए, अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर बंद कर, अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ अथर्व खुद से बोलता है। कुछ देर तक अपनी नम आंखों में भर आए आंसुओं को कंट्रोल करता हुआ अथर्व खुद से लड़ता रहता है। वह नहीं चाहता था कि अपनी आंखों से आंसुओं को बाहर निकाल खुद को कमजोर पड़ने दे, और वह यह करने में सफल भी हुआ। उसने एक भी आंसू अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दिया। कुछ देर बाद वह अपने रूम से निकलकर अपने मॉम के रूम में आता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।